हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, मानचित्रावली की इस सीरीज में हम एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आने वाले पर्वत, पठार, नदियां और इसके साथ साथ इसमें कौन कौन से मरुस्थल हैं और आखिर कौन कौन से ज्वालामुखी पाए जाते हैं और ज्वालामुखी की प्रकृति कैसी है कि वो शांत है, प्रक्षुब्ध है या फिर आपका सक्रिय ज्वालामुखी है, इस सभी का हम अध्ययन करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा महाद्वीप जिसे बोलते हैं एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में यहां पर जो देश है तुर्की, यहां पर मैं विशेषता बता दूं तुर्की की कि तुर्की और रशिया दो ऐसे देश हैं जो यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप दोनों के अंतर्गत आते हैं, दोनों के अंतर्गत काउंट किए जाते हैं। तुर्की की यदि हम बात करें कि तुर्की में कौन कौन से पर्वत हैं, कौन कौन से पठार हैं, तो यहां पर दो पर्वत मुख्यतः हमें पढ़ने पड़ते हैं। एक पर्वत होता है पोंटीन जो यहां पर है और एक पर्वत है टारस। कौन सा है? एक है पोंटीन और एक है टारस। ये ध्यान रखना, पूछ लिया जाता है कि पोंटीन पर्वत कहां पर है या टारस पर्वत कहां पर है, तो ये दोनों कहां पर हैं? तुर्की में हैं, पोंटीन पर्वत और टारस पर्वत। यदि हम पठार की बात करें कि यहां पर कौन सा पठार है, तो यहां पर पठार का नाम है अंतोलिया का पठार। क्या नाम है? अंतोलिया। अब आपको लोकेशन याद रखनी है, तो यह नहीं कि इनके बीच में कहां पर है, बस आपको यह ध्यान रखना है कि ये किस देश के अंतर्गत आता है। मानचित्रावली से जब हम समझते हैं, जब उसको देखते हैं, तो हमें लोकेशन वैसे ही याद हो जाती है। ठीक है, तो प्रश्न क्या पूछा जाता है? अंतोलिया का पठार किस देश के अंतर्गत आता है? तो अंतोलिया का पठार किसके अंतर्गत आता है? तुर्की के अंतर्गत आता है। और तुर्की के अंतर्गत हम दो पर्वतों का अध्ययन करते हैं, एक पोंटीन और एक टारस। यदि हम झील की बात करें तो तुर्की में एक झील आती है जिसे बोला जाता है वान झील। क्या नाम है उसका? वान झील। और वान झील में विश्व की सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। अर्थात बोला जाए कि विश्व की सबसे खारे पानी की झील कौन सी है, तो कौन सी है? वान झील है। कहां पर आती है? तुर्की में आती है। लवणता की बात करें तो इसकी लवणता 330% होती है। कितनी होती है? 330% होती है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि तुर्की के अंतर्गत चार विशेषताएं, एक हमने पर्वत पढ़े हैं, पर्वत के अंतर्गत दो पढ़े हैं, एक ऊपर पोंटीन और नीचे टारस और बीच में एक पठार आता है, उसे बोलते हैं अंतोलिया का पठार। झील के अंतर्गत हमने पढ़ा है वान झील। वान झील तुर्की के अंतर्गत आती है, विश्व की सबसे ज्यादा खारे पानी की झील है। अर्थात विश्व की सबसे ज्यादा लवणता किस झील में पाई जाती है? तो वान झील में पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 330% पाई जाती है। ध्यान रखना, जब एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व की सबसे खारे पानी की झील कौन सी है, वहां ऑप्शन में कभी कभी वो आपको वान झील नहीं देता, दूसरी झील देता है जिसका नाम है मृत सागर। और मृत सागर आती है जॉर्डन के अंतर्गत। कहां पर आती है? जॉर्डन के अंतर्गत। ये दिख रही है आपको, यहां पर है मृत सागर और मृत सागर नाम जुड़ा हुआ है, लेकिन वो वास्तव में है झील। ठीक है, कैसी है? सबसे खारे पानी की झील है, दूसरे नंबर पर। यदि इसकी गहराई की बात करें तो यह समुद्र तल से 2500 फीट गहराई पर स्थित है। कैसी है? 2500 फीट गहराई पर स्थित है। कहां पर आती है? जॉर्डन में आती है। क्लियर हुआ? यह जो आपको स्थान दिख रहा है इसे बोलते हैं अरब प्रायद्वीप। क्या बोला जाता है? अरब प्रायद्वीप। सऊदी अरब लिखा हुआ है। इस पूरे प्रायद्वीप को बोला जाता है अरब प्रायद्वीप। और विश्व का यह जो है, यह विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। कैसा है? विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप। जो वन लाइन फैक्ट में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, सबसे बड़ी झील कौन सी है, उन सभी प्रश्नों का समावेशन हमें मानचित्रावली के अध्ययन अंतर्गत मिल जाता है। इसके अंतर्गत हम उन सभी चीजों को पढ़ेंगे जो आपके वन लाइन फैक्ट में आती हैं। क्लियर है? बस वह शर्त यह है कि आपको यहां पर ध्यान रखना है और अच्छे से मानचित्रावली का अध्ययन करना है। जितने भी प्रश्न भूगोल से बनते हैं, जो वन लाइन फैक्ट के होते हैं, वो सारे के सारे आपके मानचित्रावली से कवर हो जाते हैं। जल संधियों का अध्ययन हम इसके पहले ही कर चुके हैं। जल संधियों के बाद सागर, झीलें, वो उसका अध्ययन भी हमने उसका अध्ययन जो मंच इसके एशिया के अंतर्गत है, वो पहले हम मानचित्रावली में इसके पहले वाले वीडियो में हम कर चुके हैं। इस वाले वीडियो में भी हम कुछ झीलों को जरूर देखेंगे, उनकी विशेषताएं देखेंगे। क्लियर है? चलिए अभी हम क्या है, एक एक देश और एक एक विशेषता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तुर्की में हमने देख लिया, पर्वत देख लिए, पठार देख लिया और झील देख ली। फिर उसके बाद हमने देखा मृत सागर को, मृत सागर जॉर्डन के अंतर्गत आता है। फिर हमने देखा विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, तो अरब प्रायद्वीप है। क्लियर हुआ?
चलिए फिर इसके ऊपर चलते हैं हम। ये जो आपको सागर दिख रहा है, ये सागर नहीं, वास्तव में क्या है, झील है। कैसी है, खारे पानी की झील है, और विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यहां ध्यान रखना है, ये सबसे ज्यादा खारे पानी की है ना, यहां पे लवणता सबसे अधिक है, लेकिन ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। मतलब क्षेत्रफल में बोला जाए कि क्षेत्रफल में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो ये है कैस्पियन सागर। क्या बोलते हैं, कैस्पियन सागर बोला जाता है इसको। क्लियर हुआ। कैस्पियन सागर के ऊपर यहां पर हम देखते हैं तो एक छोटी सी आपको झील दिख रही है जो उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा पर है। इसे बोला जाता है अरल सागर। क्या बोला जाता है, अरल सागर। और इसकी विशेषता यह है कि यह विश्व की सबसे अधिक तीव्र गति से सिकुड़ने वाली झील है। मतलब झील प्रायः क्या होती है, एक निश्चित क्षेत्र में होती है, लेकिन ये झील क्या हो रही, सिकुड़ रही है। मतलब इसका पानी कम होता जा रहा है और सबसे अधिक तीव्र गति से क्या हो रही है, सिकुड़ रही है। इसलिए पूछा जाए कि विश्व की सबसे तीव्र गति से सिकुड़ने वाली झील कौन सी है, तो कौन सी है, अरल सागर। नाम इसका अरल सागर है, लेकिन है क्या, ये झील है। कहां कहां होती है, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा पर है। इसकी एक विशेषता और है, इसमें दो नदियां आकर मिलती हैं, एक सिर दरिया और एक अमू दरिया। कौन कौन सी हैं, सिर दरिया और अमू दरिया। तो ये दो नदियां आकर इस झील में गिरती हैं। कहां पर, अरल सागर में। अरल सागर क्या है, विश्व की सबसे अधिक तीव्र गति से सिकुड़ने वाली झील है। क्लियर हुआ। यहां पर एक और झील है जिसे बोला जाता है आयर लेक। जो आयर झील होती है वो किसके अंतर्गत आती है, कजाकिस्तान के अंतर्गत आती है। बस यहां से प्रश्न यही पूछा जाता है कि अरल झील किसके अंतर्गत आती है, तो अरल झील जो है कजाकिस्तान के अंतर्गत आती है। क्लियर, सॉरी, अरल झील तो दो के अंतर्गत आएगी। यहां पर है बैकाल झील। बैकाल झील किसके अंतर्गत, कजाकिस्तान के अंतर्गत आती है, और अरल झील कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के अंतर्गत आती है। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम आते हैं ईरान में। समझते हैं कि ईरान में कौन कौन से पर्वत हैं और कौन कौन से पठार हैं। तो ईरान में यदि हम पर्वतों की बात करें तो यहां पर दो पर्वत होते हैं, एक है एल्ब्रोस और एक है जाग्रोस। कौन कौन सा होता है, एक होता है एल्ब्रोस और एक होता है जाग्रोस। कौन कौन से होते हैं, एल्ब्रोस और जाग्रोस। और इसके यहां पर पठार पाया जाता है, उस पठार को बोलते हैं ईरान का पठार। क्या नाम है इसका, ईरान का पठार। क्लियर हुआ। क्या क्या पढ़ा हमने यहां पर दो पर्वत पढ़े, एक एल्ब्रोस है, एक जाग्रोस है, और एक पठार पढ़ा जिसे कहते हैं हम क्या, ईरान का पठार। अब यदि हम आगे बढ़ें, ईरान के अंतर्गत ही हम देखें कि यहां पर एक मरुस्थल है। क्या है, मरुस्थल है जिसे बोलते हैं दस्ते लुत या दस्ते कबीर। मतलब दो मरुस्थल है यहां पर, एक है दस्त ए लुत और दस्त ए कबीर। समझ में आ रहा है। ये किसके अंतर्गत, ईरान के अंतर्गत ही आते हैं। तो क्या क्या विशेषताएं देखी ईरान में हमने देखा यहां पर एल्ब्रोस और जाग्रोस दो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ईरान का पठार है, तथा दो मरुस्थल हैं जिनके नाम है दस्ते लुत और दस्ते कबीर। क्लियर हुआ। अब यदि हम यहां ज्वालामुखी की बात करें तो यहां पर दो ज्वालामुखी हैं, एक है देवबंद और एक है कोह सुल्तान। कौन कौन सी ज्वालामुखी हैं यहां पर, दो हैं, एक है देवबंद और एक है कोह सुल्तान। याद रखना, पूछ लिए जाते हैं कि देवबंद ज्वालामुखी किस देश के अंतर्गत आती है या कोह सुल्तान ज्वालामुखी किस देश के अंतर्गत आता है। तो किसके अंतर्गत आते, ईरान के अंतर्गत आते हैं। तो ईरान के अंतर्गत हमने क्या क्या विशेषताओं का अध्ययन किया, यहां पर दो मुख्य पर्वत हैं, एक कौन सा हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा आपका यहां पर एल्ब्रोस और दूसरा हो जाएगा जाग्रोस, और यहां पर पठार है जिसे बोला जाता है ईरान का पठार। यहां पर दो मरुस्थल हैं, एक हो जाएगा आपका दस्ते लुत और एक हो जाएगा दस्ते कबीर। यहां पर दो ज्वालामुखी भी प्रमुख हैं जिन्हें कहा जाता है देवबंद ज्वालामुखी और कोह सुल्तान ज्वालामुखी। जो कोह सुल्तान ज्वालामुखी है वह शांत प्रकृति का है। कैसा है, शांत प्रकृति का है। क्लियर हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में देखते हैं तो यहां पर एक पर्वत श्रृंखला है जिसे कहा जाता है हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला। क्या कहा जाता है, हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला।
क्लियर है। पूछा जाता है हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला कहां पर है, तो जो हमारे भारत के उत्तर में पामीर का पठार है, तो पामीर के पठार के पूर्व में एक पर्वत श्रृंखला लगी हुई है जो कि अफगानिस्तान में फैली हुई है, उसे बोलते हैं क्या हम, हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला। ठीक है, तो अफगानिस्तान में कौन सी पर्वतमाला है, हिंदू कुश पर्वतमाला है, जो कि पामीर के पठार के पश्चिम में है। किस देश में है, अफगानिस्तान में, ध्यान रखना है। इसके बाद हम नीचे की ओर आते हैं तो यहां पर एक देश है जिसे बोलते हैं हम पाकिस्तान। पाकिस्तान में मुख्यतः हमें 3 पर्वत श्रृंखलाओं का अध्ययन करना पड़ता है। कौन कौन सी हैं, एक यहां पर है उसे बोलते हैं सुलेमान, उसके नीचे है यहां पर उसे बोलते हैं मकरान, और एक यहां पर है जिसे बोला जाता है किरथर। तो कौन कौन सी हो जाएंगी, सुलेमान, मकरान और किरथर। ये 3 पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिनका अध्ययन हमें करना होता है पाकिस्तान के अंतर्गत। यहां से प्रश्न सीधा सीधा पूछा जाता है कि सुलेमान पर्वत श्रृंखला किस देश के अंतर्गत आती है, किरथर पर्वत श्रृंखला किस देश के अंतर्गत आती है, या मकरान पर्वत श्रृंखला किस देश के अंतर्गत आती है। तो आपको ध्यान रखना है, तीनों पर्वत श्रृंखलाएं कहां पर आती हैं, ये पाकिस्तान के अंतर्गत आती हैं। हिंदू कुश अफगानिस्तान के अंतर्गत आती है। क्लियर हुआ। अब हम थोड़ा सा और पूर्व की ओर बढ़ते हैं, और पूर्व की ओर बढ़ने पर हम आते हैं भारत के उत्तर में, और भारत के उत्तर में ऊपर यहां पर एक गांठ के समान पठार पाया जाता है जिसे बोला जाता है पामीर का पठार। क्या कहा जाता है, पामीर का पठार कहा जाता है। और पामीर के पठार को अत्यधिक ऊंचा होने के कारण इसे विश्व की छत भी कहा जाता है। इसकी विशेषता है कि इसे क्या कहा जाता है, इसे विश्व की छत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विश्व की छत। क्लियर है। भारत में आते हैं तो भारत के यहां पर एक पर्वत श्रृंखला है जिसे बोला जाता है हिमालय पर्वत श्रृंखला। क्या कहा जाता है, हिमालय पर्वत श्रृंखला। और हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे प्रमुख विशेषता है कि यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। कैसी है, ऊंची है। यदि प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो एंडीज पर्वत श्रृंखला है जो कि हमने दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत पढ़ी थी। और यदि पूछा जाए सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो कौन सी है, हिमालय पर्वत श्रृंखला है। क्लियर हुआ। यहां पर विश्व की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, और जिसे सागर माथा भी कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है, कहां पर है, यहीं पर नेपाल के अंतर्गत आती है। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का देश है हमारा चीन, और चीन में एक पठार है जो कि विश्व का सबसे बड़ा पठार है, उसे बोलते हैं हम तिब्बत का पठार। क्या बोलते हैं, तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे बड़ा पठार है, ये आपको ध्यान रखना है। तिब्बत के पठार से बहुत सारी नदियां निकलती हैं। आखिर कौन कौन सी नदियां निकलती हैं, तो उनको भी पढ़ते हैं। लेकिन नदियों को पढ़ने से पहले मैं एक बात यहां पर बताना चाहूंगा कि तिब्बत के पठार पर एक झील स्थित है जिसे बोलते हैं ठिसो सिकरू झील। नाम क्या है उसका, ठिसो सिकरू झील। और जो ठिसो सिकरू झील है वो विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। कैसी है, विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, तो कौन सी होगी, ठिसो सिकरू झील होगी। और ठिसो सिकरू झील कहां पर आती है, तिब्बत के अंतर्गत आती है। अब यहां से हम देखते हैं कि तिब्बत के पठार से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो ये पहली नदी हम देखते हैं इरावती नदी, जो कि म्यांमार से होते हुई जाती है, और कहां पर गिर जाती है, अंडमान सागर में जाकर गिर जाती है। यहां पर बंगाल की खाड़ी भी है और यहां पर अंडमान सागर भी लग जाता है। तो कहां पर जाके गिरती है, अंडमान सागर में जाकर गिरती है, और नदी का नाम है क्या, इरावती नदी। और कहां से होकर हुई बहती है, ये म्यांमार से होती हुई बहती है। इसके बाद एक नदी और निकलती है जिसे कहते हैं मीकांक नदी। क्या कहते हैं, मीकांक नदी। और मीकांक नदी की यह विशेषता है कि यह नदी 6 देशों की सीमा से होते हुए गुजरती है। कितने देशों की, 6 देशों की सीमाओं से होकर गुजरती है। और इसकी और विशेषताओं की बात करें तो यह दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है। नदी का नाम है मीकांक नदी। क्या नाम है, मीकांक नदी। तो मीकांक नदी की विशेषताएं क्या हैं कि यह 6 देशों की सीमा से होकर गुजरती है, दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है, और इसे दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा भी कहा जाता है।
तो ये विशेषताएं आप याद रखिए कि ऐसी कौन सी नदी है जो 6 देशों की सीमा को होकर गुजरती है, या दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है, या दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा कहा जाता है, तो उसका नाम है मेकॉन्ग नदी। अब यदि पूछ लिया जाए कि आखिर कौन कौन से देश हैं जिनसे ये होकर गुजरती है, तो यहां पर हम देख लेंगे कि चीन है, म्यांमार है, थाईलैंड है, ये यहां से ऐसे गुजर जाती है, ध्यान रखना है ना, ये इधर ना होके थोड़े से यहां से होकर गुजरती है। तो ये क्या क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा, लाओस हो जाएगा, थाईलैंड हो जाएगा, वियतनाम हो जाएगा, कंबोडिया हो जाएगा। तो ये देश हैं जिनसे होकर ये नदी गुजरती है और जाकर कहां पर, दक्षिण चीन सागर में जाकर गिर जाती है। एक और नदी है जो यहां से होकर गुजरती है, उसे बोलते हैं यांगसी नदी। क्या बोलते हैं, यांगसी नदी। आप लोगों ने नाम सुना होगा, यांगसी सीक्यांग नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। तो यही नदी है यांगसी, इसको सीक्यांग भी बोला जाता है। दो नदियां होती हैं, एक यांगसी नदी, एक सीक्यांग नदी। ये दोनों जब मिल जाती हैं तो इनका नाम हो जाता है यांगसी सीक्यांग नदी, और यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। क्लियर है। यदि एक और नदी है, इसके उत्तर में जाकर बहती है, कहां से निकलती है, तिब्बत से ही निकलती है, और कहां पर, पीला सागर में जाकर गिर जाती है, येलो सागर में जाकर गिर जाती है, उसे बोलते हैं होंगहो नदी। क्या बोलते हैं, होंगहो, होंगहो नदी। और जो होंगहो नदी होती है वो कहां पर जाकर गिरती है, पीले सागर में जाकर गिरती है, इसलिए इसका नाम पीली नदी भी है। दूसरा, इसे चीन का शोक और सबसे ज्यादा विश्वासघाती नदी कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है, इसे चीन का शोक भी कहा जाता है और सबसे ज्यादा विश्वासघाती नदी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो होंगहो नदी है इसमें अचानक से बाढ़ आ जाती है, और अचानक से बाढ़ आ जाने के कारण ये अत्यधिक जनधन को क्या करती है, हानि पहुंचाती है। इसलिए इसको सबसे ज्यादा विश्वासघाती, मतलब विश्वास ही नहीं कर सकते इस पे, कब धोखा दे जाए। और चीन का शोक, दो नामों से इसे जाना जाता है, और तीसरा नाम है पीली नदी। क्लियर है। तो ये 3-4 नदियां हैं जो तिब्बत के पठार से निकलती हैं, एक इरावती नदी, मेकॉन्ग नदी, यांगसी सीक्यांग नदी और होंगहो नदी। सभी नदियों की हमने विशेषताएं भी देखी। यहां पर ध्यान रखना आप लोग कि ये जो नदियां हैं, और भी नदियां हैं, ये मुख्य नदियां थीं जो तिब्बत के पठार से निकल रही थीं। क्लियर है। चीन में ही हम देखते हैं कि और कौन कौन से पर्वत पाए जाते हैं, कौन कौन से पठार पाए जाते हैं। तो यहां पर तिब्बत के पठार का तो हमने अध्ययन कर लिया है। तिब्बत के पठार के बाद यहां पर पर्वत जो बात करें तो यहां पर 2 पर्वत हैं, एक तिएन शान है और एक क्युनलुन है। यहां पर तिएन शान पर्वत पाया जाता है। कौन सा, तिएन शान पर्वत, और यहां पर है क्युनलुन पर्वत। तो 2 पर्वत हैं, एक तिएन शान है और एक कुनलुन है। नाम से ही प्रूफ हो जाता है कि ये कहां के हैं, चीन के हैं। तिएन शान तो कौन सा है, चीन है। क्युनलुन तो क्या है, चीन है। तो ये दोनों पर्वत श्रृंखलाएं कहां पर पाई जाती हैं, ये दोनों पर्वत श्रृंखलाएं चाइना में पाई जाती हैं, चीन में पाई जाती हैं। थोड़ा सा उत्तर की ओर बढ़ते हैं और पहुंचते हैं मंगोलिया में। मंगोलिया में भी 2 पर्वत श्रृंखलाएं हैं और एक पठार है जो कि प्रमुख है। यदि हम यहां पर पर्वत की बात करें तो यहां पर एक पर्वत श्रृंखला है जिसे बोलते हैं अल्टाई पर्वत। कौन सा पर्वत है, अल्टाई पर्वत। और उत्तर की बात करें तो यहां पर है मंगोलिया में श्यान पर्वत। यहां पर क्या है, श्यान पर्वत। अब विशेषता की बात करें तो अल्टाई पर्वत से एक नदी निकलती है जिसे कहते हैं ओब नदी, और कहां पर जाकर गिर जाती, रूस से होते हुई ऊपर क्या है, आर्कटिक महासागर है, तो आर्कटिक महासागर में जाकर गिर जाती है। जब ये आर्कटिक महासागर में जाकर गिरती है तो ये विश्व के सबसे बड़े मुहाने का निर्माण करती है। मुहाना क्या कहलाता है, जहां पर नदी मिलती है तो उसका जो मुख होता है उसे मुहाना कहते हैं। तो प्रश्न यदि आपसे पूछा जाए कि विश्व के सबसे बड़े मुहाने का निर्माण कौन सी नदी करती है, तो कौन सी नदी करती है, ओब नदी करती है। और ओब नदी कहां से निकलती है, तो ओब नदी मंगोलिया के अल्टाई पर्वत से निकलती है। क्लियर, याद रहेगा आपको। श्यान पर्वत से एक नदी निकलती है जिसे बोलते हैं एनिशी नदी। क्या बोला जाता है, एनिशी नदी। एनिशी नदी ये कहां से निकलती है, एनिशी नदी निकलती है आपके श्यान पर्वत से। और श्यान पर्वत कहां पर है, ये मंगोलिया में है। और यहां पर एक पठार है जिसे कहा जाता है मंगोलिया का पठार। मंगोलिया के पठार से ध्यान रखना, यहां पर क्या है, एक
पठार है जिसे बोलते हैं मंगोलिया का पठार, और मंगोलिया के पठार से एक नदी निकलती है जिसे कहा जाता है आमूर नदी। और आमूर नदी की विशेषता यह है कि यह रूस और किसकी सीमा बनाती है, चीन की सीमा बनाती है। ये पूरा रूस वाला क्षेत्र है और ये चाइना वाला क्षेत्र है। तो आमूर नदी क्या करती है, रूस और चाइना की सीमा का निर्धारण करती है। क्लियर हुआ? क्या पढ़ा हमने, मंगोलिया के अंतर्गत दो पर्वत पड़े थे। एक पढ़ा था हमने कौन सा पर्वत, एक पढ़ा था हमने अल्टाई पर्वत और एक पढ़ा था श्यान पर्वत। अल्टाई पर्वत से ओम नदी निकली थी जो कि विश्व के सबसे बड़े मुहाने का निर्माण कर रही थी, और इससे कौन सी अल्टाई श्यान पर्वत से एनेसी नदी निकली थी जो कि उत्तर में जाके गिर रही थी। इसके बाद में यहां पर हमने मंगोलिया का पठार पढ़ा। मंगोलिया के पठार से अमूर नदी निकल रही है जो कि रूस और चाइना की किसका सीमा का निर्धारण कर रही है। क्लियर हुआ? अब चलते हैं हम कहां, रशिया में अर्थात रूस में। देखते हैं आखिर रूस में क्या क्या है। तो रूस में सबसे पहले देखते हैं, यहां पर ये आपको दिख रही है झील, इसे बोलते हैं बैकाल झील, जो कि विश्व की सबसे गहरी खारे पानी की झील है। क्या है? विश्व की सबसे गहरी खारे पानी की झील, इसे बोला जाता है बैकाल झील। क्लियर है? दूसरा, यहां पर बरखोनियास पर्वत है, यहां पर जो कि सबसे बरखोनियास क्या है, पर्वत सबसे ठंडा स्थल होता है, विश्व का सबसे ठंडा स्थल है ये। कौन सा? बरखोनियास पर्वत। इसे पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शीत ध्रुव भी कहा जाता है। तो ये दो चीजें हैं, ये आपको ध्यान रखना है। रूस के अंतर्गत एक बैकाल झील और एक बरखोनियास पर्वत। क्लियर हुआ? तो ये हमने इसके अंतर्गत किन किन चीजों का अध्ययन किया। एशिया के अंतर्गत हमने पर्वत, पठार और नदियों का अध्ययन किया। देख लेते हैं हम कि इसके अंतर्गत आखिर मरुस्थल कौन कौन से आते हैं। तो मरुस्थल में मैं ईरान में पहले ही बता चुका हूं, ईरान में दो मरुस्थल थे, एक दस्ते लुत और एक दस्ते कबीर था। कौन कौन सा था? दस्ते लुत और दस्ते कबीर। बात करें अरब में, तो अरब में अरब का मरुस्थल है। कौन सा है? अरब मरुस्थल। सॉरी, तुर्की में नहीं, ईरान में थे। यहां पर क्या था? दस्ते लुत और दस्ते कबीर। और यहां पर जो सऊदी अरब है, यहां पर क्या है? अरब का मरुस्थल है। अब बात करें हम भारत की, तो भारत में यहां पर है थार का मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है? थार का मरुस्थल, जहां पर विश्व की सबसे अधिक आबादी पाई जाती है। आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है प्रश्न कि विश्व की सबसे अधिक आबादी किस मरुस्थल में पाई जाती है। ऑप्शन में आपको मिलेगा सहारा का मरुस्थल, गोबी का मरुस्थल, थार का मरुस्थल या दस्ते लुत या दस्ते कबीर का मरुस्थल। तो कहां पर है? थार का मरुस्थल। और थार का मरुस्थल कहां पर आता है? भारत में आता है। यहां पर विश्व की सबसे अधिक आबादी निवास करती है, मरुस्थल वाले क्षेत्र में। ध्यान रखना है ना, वैसे तो आबादी बहुत जगह है, चीन में और ज्यादा आबादी होती है, लेकिन यदि मरुस्थल वाले क्षेत्र में पूछा जाए कि कौन सा मरुस्थल है जहां पर सबसे अधिक आबादी निवास करती है, तो कौन सा है? थार का मरुस्थल है। क्लियर होगा? अब हम बात करते हैं चीन में। तो चीन में एक मरुस्थल है जिसे बोलते हैं तकला मकान। क्या बोलते हैं? तकला मकान का मरुस्थल। और तकना मकान का जो मरुस्थल है विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल है। कैसा है? शीतोष्ण। अब शीतोष्ण की बात करें तो शीतोष्ण क्या होता है? जब हमने पृथ्वी का अध्ययन किया था तो हमने देखा था कि जो कर्क रेखा के आसपास, जो विषुवत रेखा के आसपास का क्षेत्र होता है वो उष्ण होता है। इसके थोड़े से ऊपर चलते हैं तो उपोष्ण होता है, और उपोष्ण के थोड़े से और ऊपर चलेंगे तो कौन सा होगा? शीतोष्ण होगा। मतलब जिसमें शीत तो ऋतु होगी, उसके साथ साथ शीतकाल के साथ साथ वहां पर क्या होगा? थोड़ी सी गर्मी भी होगी। तो यदि पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल कौन सा है, तो तकला मकान का मरुस्थल है। और कहां पर आता है? तो यह चीन के अंतर्गत आता है। बात करें मंगोलिया में, तो यहां पर एक मरुस्थल आता है जिसे बोला जाता है गोबी का मरुस्थल। और गोबी का मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। कैसा है? शीत मरुस्थल है। ध्यान रखना, शीतोष्ण शीत अलग अलग है। अब यहां पर ध्यान रखना, मरुस्थल में भी चार विशेषताएं। यदि पूछा जाता है विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा? अफ्रीका का मरुस्थल था, सहारा का मरुस्थल। या सीधा पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो कौन सा है? अफ्रीका का सहारा मरुस्थल। अब यदि प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व का ऐसा सबसे बड़ा मरुस्थल बताओ जहां पर विश्व की सबसे बड़ी आबादी पाई जाती है, तो
पठार का मरुस्थल, वहां पर सर्वाधिक आबादी पाई जाती है। अब पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल कौन सा है, तो टकलामकान। यदि प्रश्न पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है, तो गोबी का मरुस्थल। गोबी के मरुस्थल की सबसे बड़ी बात यह भी है, एक विशेषता है, यहां पर डबल कुबड़ वाले ऊंट पाए जाते हैं। ऊंटों के पास 2 कुबड़ होती हैं। क्लियर है? चलिए, तो ये तो क्या हुए मरुस्थल। अब हम बात करें रूस की, तो यहां पर भी एक मरुस्थल है जिसे बोला जाता है साइबेरिया का मरुस्थल। ध्यान रखना ये कैसे हैं, शीत मरुस्थल है। साइबेरिया का भी कैसा है, शीत मरुस्थल है। अब बात करते हैं हम ज्वालामुखियों की। ये तो हमने देखे मरुस्थल कि एशिया महाद्वीप के अंतर्गत कौन कौन से मरुस्थल हैं। अब मरुस्थल के बाद हमें यह भी अध्ययन करना होता है कि आखिर एशिया महाद्वीप के अंतर्गत कौन कौन से ज्वालामुखी आते हैं और उनकी प्रकृति कैसे है। तो ज्वालामुखी की हम बात करें तो ज्वालामुखी हम देखें, सबसे पहले इस तरफ से ही चलते हैं। जापान में एक ज्वालामुखी है जिसे बोला जाता है फ्यूजियामा ज्वालामुखी। क्या बोला जाता है, फ्यूजियामा। फ्यूजियामा ज्वालामुखी कैसा ज्वालामुखी है, प्रसुप्त ज्वालामुखी है। कैसा ज्वालामुखी है, प्रसुप्त ज्वालामुखी है। यदि हम फिलीपींस की बात करें, यहां पर ये जो फिलीपींस दिख रहा है, थोड़ा सा हम इसको और करीब से समझने का प्रयास करते हैं। ये जो आपको फिलीपींस दिख रहा है, फिलीपींस में बहुत सारे ज्वालामुखी हैं, जैसे कि यहां पर मेयाना ज्वालामुखी प्रमुख है, माउंट ताल ज्वालामुखी है, पिनाटोबा ज्वालामुखी है। तो ये ज्वालामुखी प्रमुख हैं। माउंट पिनाटोबा है, तो मेयाना, माउंट ताल, पिनाटोबा। यदि ये पूछे जाए कि ज्वालामुखी कहां पर आते हैं, तो ये फिलीपींस के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, फिलीपींस के अंतर्गत आते हैं। फ्यूजियामा ज्वालामुखी किसके अंतर्गत आता है, जापान के अंतर्गत आता है। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। हम बात करें यदि इंडोनेशिया की, कि आखिर इंडोनेशिया में कौन कौन से ज्वालामुखी हैं, तो इंडोनेशिया में बात करें तो यहां पर क्राकातुआ ज्वालामुखी है। कैसा, कौन सा ज्वालामुखी है, क्राकातुआ। और क्राकातुआ जो ज्वालामुखी है वो कैसा है, प्रसुप्त है। क्राकातुआ ज्वालामुखी, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्राकातुआ ज्वालामुखी कहां आता है, इंडोनेशिया में आता है। मेयाना, माउंट ताल, पिनाटोबा ज्वालामुखी कहां पर आता है, तो ये फिलीपींस में आता है। फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहां पर आता है, तो जापान में आता है। कैसा है, प्रसुप्त ज्वालामुखी है। भारत की बात करें तो भारत में 2 ज्वालामुखी हम पढ़ने को आते हैं। एक आता है आपका कौन सा, भारत में ये आपको द्वीप दिख रहा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जब हम भारत का अध्ययन करेंगे तो उसमें बहुत विस्तार से पढ़ेंगे कि आखिर इसको कितने भागों में बांटा गया है, कहां पर प्रसुप्त ज्वालामुखी आता है, कहां पर इसकी सबसे ऊंची चोटी आती है, कहां पर सक्रिय ज्वालामुखी आता है। सिर्फ मैं यह बता देना चाहता हूं कि भारत के अंतर्गत हम 2 ज्वालामुखी का अध्ययन करेंगे। एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है जिसे बोलते हैं नारकोंडम, और एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसे बोला जाता है बैरन। तो बैरन ज्वालामुखी कैसा, सक्रिय ज्वालामुखी है, और नारकोंडम ज्वालामुखी कैसा है, प्रसुप्त ज्वालामुखी है। म्यांमार के अंतर्गत हम एक ज्वालामुखी का अध्ययन करते हैं जिसे बोला जाता है पोपा। क्या कहा जाता है, पोपा। पोपा ज्वालामुखी। और पोपा जो ज्वालामुखी है वो कैसा है, शांत ज्वालामुखी है। क्लियर हुआ? तो इतने सारे ज्वालामुखी हैं जिनका अध्ययन हमें एशिया के अंतर्गत करना होता है। इस वीडियो के अंतर्गत हमने पर्वत, पठार, मैदानों का अध्ययन तो नहीं किया, वैसे नदियों का, मरुस्थल का और ज्वालामुखियों का अध्ययन किया है। अर्थात हमने एशिया महाद्वीप के अंतर्गत जितनी भी भौगोलिक विशेषताएं आती हैं, जितनी भी राजनीतिक विशेषताएं आती हैं, इस वीडियो के अंतर्गत और इसके पहले के वीडियो के अंतर्गत सभी को कवर करने का प्रयास किया है। हमने सारी वीडियो में कर्क रेखा या विषुवत रेखा के अंतर्गत कौन कौन से देश गुजर रहे हैं, कौन कौन से देश इसको टच करते हुए जा रहे हैं, वो भी हमने देखा। उसके साथ हमने ये भी देखा कि कौन कौन से सागर हैं, कौन कौन से महासागर हैं जो इससे लगे हुए हैं, कौन कौन से महाद्वीप हैं, कौन कौन से इसके द्वीप हैं जो प्रमुख हैं, अलग अलग विशेषताएं रख रहे हैं। हमने इन वीडियो के अंतर्गत ये भी समझने का प्रयास किया कि कौन कौन सी जल संधियां हैं जो इन सागरों को और झीलों को आपस में जोड़ रही हैं। फिर हमने पर्वत, पठार और मरुस्थल और ज्वालामुखियों का भी अध्ययन किया। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।